Right, so everyone revised till that? Yes, ma'am. Good. Right, okay guys. So last time we stated about right कि किस तरीके से हम ये डिफाइन करते हैं कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस चल रहा है, right, that process of photosynthesis is being working as a C3 pathway की तरह, राइट और वो जो C3 पाथवे था हमारे पास उसमें बस एक ही मेन प्रॉब्लम थी कि जो एंजाइम था हमारे पास रुबिस्को, दैट एंजाइम इज बेसिकली बीइंग द वन जो एक्चुअल में राइट क्या था हमारे पास डबल एक्शन एंजाइम था, ड्यूअल एक्शन एंजाइम था जिसके दो एक्शन थे, एक हमारे पास कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी, एक हमारी ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी। जो कार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी है इसका मतलब वो इंटरैक्ट किसके साथ करेगा, CO2 के साथ एंड फॉलो द C3 पाथवे। लेकिन जो हमारे पास ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी है दैट्स बीइंग द वन जब वो ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करता है और वहां से प्रोसेस शुरू कर देता है विच इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। बेस्ड ऑन दैट बिकॉज उसने फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है राइट, तो उसके बेसिस पे अगर हम कहें तो हमने कहा इट विल गो फॉर द कंप्लीट लॉस ऑफ द CO2 का लॉस कर रहा था राइट, जिसकी वजह से कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स के अंदर जो हमारे पास राइट बेसिकली उस एरिया में रहते हैं जहाँ हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी ज्यादातर रहती है, फोटो रेस्पिरेशन के इंटरेक्शन में ज्यादा रहेंगे राइट, तो उस टाइम माइक इज ऑन। तो ऑन दैट पर्टिकुलर पॉइंट राइट वी हैव टू मेक अ स्ट्रैटेजी, उस प्लान को एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि वो किस तरीके से C3 पाथवे को ऑब्स्ट्रक्शन जो उसकी हो रही है फोटो रेस्पिरेशन उसको निग्लेक्ट कर सके, उसको इनहिबिट कर सके राइट। फॉर दैट द सेल विल गो फॉर द कंप्लीट, सेल ने क्या किया है यहाँ पर अजम्पशंस लिए कि बंडल शीट सेल के पास एक ग्रानल क्लोरोप्लास्ट दे दिया, pH2 एब्सेंट कर दिया राइट, उसी के साथ साथ रुबिस्को मीजोफिल सेल में से हटा दिया, तो ड्यूअल राइट फिक्सेशन ऑफ द सिंगल CO2, एक CO2 के दो फिक्सेशन करने शुरू कर दिए राइट। उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर राइट जो मीजोफिल सेल है वो प्राइमरी फिक्सेशन करेगा राइट, लेकिन उसमें हम रुबिस्को नहीं देंगे, हमने कहा डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्रैन्स एनाटॉमी हो गया इसके अंदर एंड बेस्ड ऑन विच वी विल से राइट जो हमारे पास C3 साइकिल होगा वो कहाँ पर होगा, इन द बंडल शीट सेल एंड द रेस्ट ऑफ द होल प्रोसेस इज गोइंग टू अकर इन द मीजोफिल सेल राइट। ये हमने पूरा ओवरऑल प्रोसेस लिया जिसमें हमने पूरा हैच एंड स्लैक पाथवे लास्ट टाइम पढ़ा एंड वी गेट टू हैव द कैलकुलेशन दैट टोटल यूनिट ऑफ ATP consumed are the 5 unit of ATP per CO2 fixation and the 2 unit of NADPH plus H plus per CO2 fixation right, everyone clear with this? मैम हाँ जी मैम पायरुवेट टू पेप बनाने में 2 ATP कैसे यूज हो रहा है, एक बार फिर से एक्सप्लेन। पायरुवेट टू पेप बनाने में हम ATP को AMP में चेंज करते हैं, ATP गेट चेंजेस इनटू AMP। अगर आप ATP को AMP में चेंज कर रहे हो, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में चेंज कर रहे हो, तो देखो आपने रिएक्शन कैसे की होगी कि ATP ADP में चेंज हुआ होगा, फिर ADP AMP में चेंज हुआ होगा राइट। इसका मतलब जो रिएक्शन हुई है हमारे पास वो क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हुआ एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में और डाइफॉस्फेट चेंज हुआ मोनोफॉस्फेट में, मींस कितनी एनर्जी इन्वेस्ट हुई, 2 बार एनर्जी इन्वेस्ट हुई। तो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस आप ये कह दो कि आप एक ATP की जगह 2 ATP कंज्यूम कर रहे हो, दैट्स अ सिमिलर थिंग ना, कि जब आप 2 ATP कंज्यूम करोगे तो भी आप ATP टू ADP ATP टू ADP, या फिर आप क्या करो ATP टू ADP ADP टू AMP, 2 ATP को कंज्यूम कर लो। समझ आया प्रोसेस right? Yes, That's why we will say 2 ATP will be consumed during this PEP regeneration activity during the formation of the PEP from the pyruvate right। जब pyruvate से आप PEP बना रहे हो which is done in the mesophyll cell only right, so that the PEP can act as the first or the primary CO2 fixer की तरह काम कर सके right, sorry primary CO2 acceptor की तरह काम कर सके in the presence of the enzyme primary CO2 fixer which is called as the PEP case, जिसे हम define करते हैं right। तो ये हमारे पास हो गया overall process right, understood यहाँ तक point done है right। now moving ahead of this, इसी के बाद अब कुछ plants ऐसे हैं right जिनमें एक another adaptation चाहिए right, which is being an adaptation called as the CAM pathway right, क्योंकि वो plants हमारे पास survive कर रहे हैं कहाँ पर right, that plant survive in the right xerophytic environment right, so we have to talk about the xerophytic adaptation। हमें xerophytic adaptation के बारे में बात करनी है स्पेसिफिकली राइट। सो हमने कहा adaptation by xerophytes to favor high productivity
and less transpirational losses. प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाए और ट्रांसपिरेशनल लॉसेस हमें कम करने हैं, प्रोडक्टिविटी हमें इसकी ज़्यादा करनी है, राइट? तो वो क्या एडाप्टेशन है? दैट एडाप्टेशन इज बेसिकली बीइंग डिफाइंड एज द स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा. स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा का मतलब द स्टोमेटा विच विल ओपन ड्यूरिंग नाइट and remain closed during day. Right? इसका मतलब ये स्टोमेटा तो बिल्कुल ही हमारे पास डिफरेंट टाइप का हो गया, राइट? कि भाई ये तो ओपन हो रहा है नाइट के टाइम पे, वहीं पर क्लोज हो रहा है डे के टाइम पे, राइट? तो हाउ कम दिस पर्टिकुलर फोटोसिंथेसिस इसमें कैसे होगा? क्योंकि डे के टाइम में अगर स्टोमेटा क्लोज है तो डार्क रिएक्शन तो हमारे पास डे टाइम पे ही चलती है, लाइट रिएक्शन भी डे टाइम पे चलती है. चलो लाइट रिएक्शन तो करा भी लोगे, लेकिन डार्क रिएक्शन पे CO2 कहाँ से लाओगे? क्योंकि स्टोमेटा तो बंद है उस टाइम पे, राइट? तो वी हैव टू गो फॉर दिस. इसी के लिए हमें एक पाथवे अंडरगो करना पड़ता है which is called as the CAM pathway, right? Called as crassulation acid metabolism pathway, right? तो ये हमने define किया कि we have to go for one specific adaptation which is being called as the CAM pathway, right? Called as crassulation acid metabolism pathway. अब ये क्या है क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म पाथवे? दैट वी हैव टू सी कि हम किस तरीके से, राइट, हम क्या करें ऐसा कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी हो जाए, जो होगा डे टाइम में. दैट्स वेरी वेरी ऑब्वियस, आप उसे नाइट में नहीं करा सकते किसी भी तरीके से. और उसी के साथ साथ आप किस तरीके से करोगे कि इट विल फॉलो द कंप्लीट, कि आपका यहाँ पर, राइट, अच्छे से प्रोडक्टिविटी भी शो कर सके और उसी के साथ साथ ट्रांसपिरेशन लॉसेस को भी कम शो कर सके, राइट? तो हाउ कम दैट थिंग इज गोइंग टू हैपन, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, राइट? वो हम स्टार्ट करते हैं, राइट? सो नाउ मूविंग टू दिस वन, कैम पाथवे से स्टार्ट करें एवरीवन. कंसेप्ट समझ आया? राइट. अच्छा, स्टोमेटा नाइट में हम क्यों ओपन कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम डे में ओपन करते हैं स्टोमेटा तो ट्रांसपिरेशन होने के चांसेस ज्यादा हैं. तो स्कोटोएक्टिव स्टोमेटा वैसे भी किसको गारंटी करेगा? इट विल गारंटी द लेस ट्रांसपिरेशन लॉसेस, राइट? सो इट इज एन एडाप्टेशन फॉर, ये एडाप्टेशन हो गई हमारे पास रिड्यूस्ड ट्रांसपिरेशनल लॉसेस, ये ट्रांसपिरेशनल लॉसेस कम हो जाए, राइट? लेकिन उसी के साथ साथ अगर हमने कहा कैम पाथवे, तो कैम पाथवे एडाप्टेशन हो गई फॉर हाई प्रोडक्टिविटी, कि आप हाई प्रोडक्टिविटी कर पाओ. तो ये दोनों के दोनों हमारे पास मिलके ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव जो है वो हमारे पास डिफरेंट है, राइट? दिस इज बीइंग द व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एडाप्टेशन बाय द कैम पाथ और कैम प्लांट्स. और इन प्लांट्स को भी हम नाम क्या देते हैं? दे आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स और कॉल्ड एज द CAM plants, right? Like pineapple, Opuntia, Euphorbia, ये हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल होगा इसकी, right? Which we will say for the CAM pathway. Now, अब अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो यहाँ ना तो हमारे पास कोई डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है, ना हमारे पास कोई क्रैन्स एनाटॉमी है, कुछ भी नहीं है ऐसा. तो ये मैंने लिया मीजोफिल सेल, ड्यूरिंग नाइट, और नाइट में मेरे पास स्टोमेटा क्या है? ओपन स्टेट, राइट? स्टोमेटा इज इन ओपन स्टेट एंड द मेसोफिल सेल में हमारे पास CO2 नाइट में आ रहा है, ठीक है ना, राइट? तो अब हम यहाँ देखेंगे किस तरीके से वर्क होता है. तो CO2 इज बीइंग एंटरिंग इनसाइड एज HCO3-. अब रात में मुझे इतना पता है बेटा, लाइट रिएक्शन नहीं चल रही तो रुबिस्को तो एक्टिवेटेड नहीं है किसी भी तरीके से. रुबिस्को एक्टिवेटेड नहीं है, इसका मतलब कैसे प्रोसेस होगा? तो HCO3- मेरे पास कंबाइन करेगा किसके साथ? पेप के साथ, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट. जब ये पेप के साथ इंटरैक्ट करेगा तो फॉर्म कर देगा ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, दैट्स अ 4 कार्बन कंपाउंड, एंजाइम कॉल्ड पेपकेज एंड द स्टेप कॉल्ड कार्बोक्सिलेशन, राइट?
जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, यही ऑक्सैलो एसिटिक एसिड साइटोप्लाज्म में ही, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट तो इस टाइम काम कर ही नहीं रहा, कन्वर्टेड इनटू द मैलिक एसिड, राइट, बाय यूजिंग NADH plus H plus to be converted into NAD plus enzyme malate dehydrogenase। और ये मैलिक एसिड जो हमारे पास बना, ये जाके स्टोर हो गया वैक्यूल में, और ये वैक्यूल में स्टोर रहा रात के टाइम में, राइट, रात के टाइम पूरे टाइम में वैक्यूल में स्टोर रहा, क्योंकि इसका भी काम नहीं है, बस हम इसको बना के रखते जा रहे हैं, हम वैक्यूल का ओपी बढ़ाते जा रहे हैं, राइट, बस वैक्यूल में बना के इसको बार बार रखते चले जाएंगे, राइट, ताकि हम इसको यूज कर सकें, राइट। और ये प्रोसेस अब हमारे पास कहलाया गया, दिस इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन ड्यूरिंग नाइट। रात में आप क्या करा रहे हो? एसिडिफिकेशन। अब डे टाइम में आपने क्या किया? वही सेम मीसोफिल सेल हम लेंगे, we have the complete same mesophyll cell, but now during day। और डे में एक पॉइंट है कि इसका स्टोमेटा बंद है, तो इट हैज द क्लोज्ड स्टोमेटा। अब स्टोमेटा बंद है, राइट, अंदर CO2 नहीं आ सकता, नो एंट्री ऑफ द CO2 इनसाइड, तो CO2 कहाँ से आएगा? हमने कहा जो मैलिक एसिड वैक्यूल में था उसको वैक्यूल से बाहर निकाला और उसका कर दिया डीकार्बोक्सिलेशन, राइट। और वो डीकार्बोक्सिलेशन हमने किसकी प्रेजेंस में किया? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम, जहां पर हमारे पास बन गया पायरुवेट प्लस CO2। अब लाइट रिएक्शन में, सॉरी, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट रिएक्शन तो चल रहा होगा ना, इट इज गोइंग टू हैव द एक्टिव लाइट रिएक्शन। और अगर लाइट रिएक्शन एक्टिव होगा तो कौन एक्टिव होगा? एक्टिव रुबिस्को। यस मैम। रुबिस्को CO2 को कैप्चर कर लेगा, क्या शुरू कर देगा? C3 साइकिल। यही तो चाहिए था हमें। यस मैम। हो गया C3 साइकिल स्टार्ट, राइट। एंड दिस पायरुवेट विच इज बीइंग देयर is getting converted into PEP, called as regeneration। सेम वही ATP किस में कन्वर्ट हुआ हमारे पास? AMP, राइट। और PEP हमारे पास पायरुवेट, पायरुवेट से हमने बना दिया ग्लूकोज, ग्लूकोज से बना दिया स्टार्च, और स्टार्च को किस में स्टोर कर दिया? वैक्यूल। रात में उसी स्टार्च को यूज किया और उससे क्या बना दिया? मैलिक एसिड। प्रोसेस समझ आया सबको? राइट। सो वी से दिस इज वेयर ड्यूरिंग द नाइट टाइम वी आर गोइंग फॉर एसिडिफिकेशन और डीएसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन। डीएसिडिफिकेशन, तोड़ रहे हो ना एसिड को? मैम नाइट बोला ना? नाइट में, सॉरी, हाँ, नाइट में आप एसिड बना रहे हो, राइट, लेकिन डे में आप क्या कह रहे हो? डीएसिडिफिकेशन ड्यूरिंग डे। तो डे टाइम पे आप एसिड को ब्रेक कर रहे हो, वहीं पर नाइट टाइम पे आप एसिड को बना रहे हो। तो एसिडिफिकेशन ड्यूरिंग द नाइट एंड डीएसिडिफिकेशन ड्यूरिंग द डे, राइट। तो ये हमने बेसिकली डिफाइन किया, राइट, एज अ प्रोसेस, जहां पर हमने कहा कि हमारे पास इस तरीके से वर्क होगा कि एसिडिफिकेशन रात के टाइम में और डीएसिडिफिकेशन डे के टाइम में, ताकि हम प्रोसेस करा सके। आपने अभी भी C3 साइकिल जो कराया वो डे टाइम में ही कराया, फोटोसिंथेसिस डे टाइम में ही कराया, बस उसको बनाने कराने के लिए CO2 के लिए जो स्टोर हाउस बनाना था वो आपने रात में बना लिया, राइट। सो दिस ओवरऑल पाथवे इज कॉल्ड एज द CAM पाथवे। इज इट सिमिलर लाइक द C4? जैसा C4 चल रहा था वैसे ही, बस C4 में क्या करा था आपने? स्पेस डिफरेंस कर दिया था कि एक काम मेसोफिल में करा रहे थे, एक काम बंडल शीट में करा रहे थे एट द सेम टाइम। यहाँ आप क्या कर रहे हो? सेम सेल में करा रहे हो एट द डिफरेंट टाइम। डिफरेंस याद रहेगा, राइट? तो सेम प्रोसेस एट द डिफरेंट टाइम। हाँ जी मैम, ये एसिडिफिकेशन कैसे हो रहा है मैम? ये ड्यूरिंग नाइट कैसे इंक्रीज हो रहा है एसिडिफिकेशन? मैलिक एसिड बनने का मतलब एसिडिफिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड और ब्रेकडाउन ऑफ मैलिक एसिड इज डीएसिडिफिकेशन। ओके मैम।
राइट, वैक्यूल में एसिड को जमा करना, वैक्यूल में एसिड को एक्यूमुलेट कराना, ऑर्गेनिक एसिड की सिंथेसिस करना, दैट ऑल टुगेदर इज कॉल्ड एसिडिफिकेशन। और वहीं पर आपका राइट की डे टाइम में उसी एसिड को ब्रेक करके राइट CO2 को लिबरेट कराना, दैट इज कॉल्ड डीएसिडिफिकेशन। मैम मैम पेप के बाद वाला बता दो, जो पेप रीजनरेशन हो गया वो तो फिर नेक्स्ट उसके लिए यूज हो गया, लेकिन हमने फिर वो नेक्स्ट यूज नहीं किया बेटा, हमने पेप से स्टार्च बना के रख लिया, क्योंकि नेक्स्ट आप उस टाइम तो यूज कर नहीं सकते। अब आपने स्टार्च बना लिया, फिर वापस से आपने रात के टाइम में क्या किया, वही वैक्यूल से स्टार्च निकाला, उल्टा रिएक्शन चलाया, स्टार्च से ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से पेप बनाया, और पेप से फिर फाइनली आपने फॉर्मेशन कर दी। ओके राइट, तो आपको स्टोर करना पड़ेगा ना किसी भी फॉर्म में, तो वी जस्ट गेट इट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ दी स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में हम इसको स्टोर करेंगे वैक्यूल के अंदर, ताकि हमारे पास पूरा प्रोसेस इफेक्टिवली ऑप्टिमली चलता रहे। करेक्ट, अंडरस्टूड एवरीवन? पॉइंट समझ आ गया बच्चे से? पूरा कैंप पाथवे, राइट? सो वी से कैंप पाथवे never show chloroplast dimorphism, never show Cran's anatomy, Cran's anatomy भी शो नहीं करेगा, right? Have photorespiration, photorespiration हो सकता है at low rate। क्यों फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है? आपने कोई O2 के लिए रोका तो नहीं ना? O2 तो अभी भी आ सकता है। आपने कोई ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं किया कि O2 रुबिस्को को ना मिले, राइट? तो O2 कैन बी देयर, राइट? लेकिन बस आपने CO2 की कंसंट्रेशन थोड़ी ज्यादा रखी हुई है, तो फोटो रेस्पिरेशन के चांसेस हैं, लेकिन चांसेस कैसे हैं? कम, राइट? तो लो रेट पे होगा हमारे पास फोटो रेस्पिरेशन, राइट? और उसी के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी किस पे होगा? लो रेट पे, राइट? तो ट्रांसपिरेशन भी हमारे पास किस पे हो जाएगा? फॉलो transpiration at least rate. Fine, right? Next, the pathway is following similar steps like C4 pathway, but it occur in same cell at different time। याद रहेगा ये पॉइंट? जबकि C4 पाथवे में क्या हुआ हमारे पास? while C4 pathway different cell or same time, follow process in different cells during daytime only। Correct, that's basically defined as the CAM pathway। Energy input, that is 1:5:2, same as that of the C4। होता C4 से ज्यादा है, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से हम C4 के इक्वली मान के चलते हैं। कंप्लीट यहाँ तक, right? So this is all about the dark reaction and the whole process। मैम देन आगे बढ़ जाऊं? हाँ जी मैम, ये जो कैंप प्लांट से मैम, अगर ये क्रैन्स एनाटॉमी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? क्योंकि करेंगे, जैसे तो अगर ड्यूरिंग कराना डे है तो सारे प्रोसेस तो वही हो। बस पॉइंट है ना, आप डे टाइम में स्टोमेटा तो ओपन होगा नहीं, आप क्रैन्स एनाटॉमी कर भी दो, Yes, ma'am. बंडल शीट सेल को आप रुबिस्को दे भी दो, तो क्या फायदा है?
ड्यूरिंग द डे टाइम आपको रात में भी प्रोसेस चलाना पड़ेगा। स्टोमेटा क्लोज्ड है। स्टोमेटा Yes, तो ma'am. क्लोज्ड ही है ना डे में, तो उसका फायदा नहीं है ना कि इतनी एनर्जी इन्वेस्ट की जाए, क्योंकि आप बंडल शीट को भी क्लोरोप्लास्ट दे रहे हो तो वो भी कर रहा है, मीजोफिल सेल भी कर रहा है, पंप को ओपन करने के लिए एटीपी भी खर्च करेगा वो, राइट? तो व्हाई टू इन्वेस्ट सच अ हाई एनर्जी, राइट, व्हेन द प्रोसेस कैन बी डन इन द सिंपल मैनर। ठीक है, पॉइंट क्लियर, राइट? अब हर एक मैम, चीज का Yes, हमारे ma'am. पास एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है। क्रान्स एनाटॉमी इसलिए किया ताकि हम प्रोसेस उसी टाइम पे करा सकें, लेकिन हमें फोटो रेस्पिरेशन नहीं कराना। लेकिन आप इसमें फोटो रेस्पिरेशन तो वैसे भी नहीं रोक सकते। जब आप मीजोफिल सेल को रुबिस्को दे ही रहे हो और मीजोफिल सेल ने रुबिस्को है तो उसके पास ऑक्सीजन तो PS2 से बनेगा ही बनेगा, राइट? तो उसे बाहर से ऑक्सीजन ना मिले, उसे अंदर से तो मिल ही रहा है। प्लस आपने कोई थिक इम्परवियस वॉल भी नहीं दी, क्योंकि अगर आप मीजोफिल सेल को ही थिक इम्परवियस वॉल दे दोगे तो CO2 कैसे आएगा अंदर? नाइट टाइम में भी तो CO2 चाहिए, राइट? तो आप वो भी नहीं कर सकते। कंप्लीट यहाँ तक? और कोई डाउट बचा? यस मैम। गुड। मैम हाँ वो जी, एनाटॉमी का डाउट। मैम रेडियल वस्कुलर बंडल मैम किस में होता है? रूट्स, रेडियल रूट्स में ना मैम? फोर्टनाइट में मैम ऐसे ही क्वेश्चन था, उसमें आंसर वो था डाइकोट स्टेम। नहीं, भेजो क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन भेजो। कंप्लीट यहाँ तक बचा एवरीवन, राइट? तो अब इसी में ही हमने ये लाइट रिएक्शन देख लिया, डार्क रिएक्शन देख लिया, ग्लूकोज कैसे बनता है वो समझ लिया, और ये भी समझ आ गया कि भाई C3 प्रोसेस तो हर प्लांट कर रहा है, भले वो प्लांट C4 है, भले वो प्लांट CAM है, कोई भी प्लांट क्यों ना हो, राइट? इट इज गोइंग टू फॉलो अप द कंप्लीट, ये जरूर फॉलो करेगा हमारे पास, राइट, विद द प्रोसेस विच इज बीइंग कॉल्ड एज अ C3 प्रोसेस, राइट? दैट इज कैल्विन रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब हमें ये देखना है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को, right? So the factors affecting the rate of photosynthesis, right? So what all factors are going to affect the rate of photosynthesis, right? So let's talk about that. Affecting rate of photosynthesis, right? Now let's start with the topic, right? Factors affecting, देखो अब जब हमने फैक्टर्स पढ़ने शुरू किया, हमने कहा ठीक है बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, जिसमें से प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स भी कुछ होंगे, कुछ एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स भी होंगे, सो नंबर ऑफ फैक्टर्स आर गोइंग टू बी देयर। अब वो फैक्टर्स कैसे कैसे प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, कैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं, दैट वी हैव टू सी, वो हमें बेसिकली यहाँ पर देखना है, राइट? तो अब इसी में ही स्टार्ट करते हैं। ये शमा द रिंग अरेंजमेंट ऑफ द वेसल, रिंग है बेटा, रेडियल नहीं है, इट्स रिंग अरेंजमेंट, इट्स नॉट रेडियल। मैम रिंग रिंग अरेंजमेंट मतलब तो रेडियल ही होता है ना? नहीं बच्चे, हाउ कैन द टू वर्ड्स हैव द सेम मीनिंग, राइट? जो जो बिल्कुल अलग है। रिंग अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि एकदम रिंग में अरेंज होते हैं हमारे पास, राइट? तो रिंग का मतलब तो आपका सिंपल हो गया कि दे आर बीइंग अरेंज्ड इन द बंडल एंड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट? और रेडियल का मतलब तो हमारे पास क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। तो रेडियल इन द केस ऑफ द डाइकॉट रूट, बट रिंग अरेंजमेंट इन द केस ऑफ द डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम का इवन अगर डायग्राम भी ध्यान हो आप लोगों को, तो जब उसका TS पढ़ाया था तो उसमें बिल्कुल रिंग अरेंजमेंट दिख रही थी उसकी, और उसमें पिथ इतना बड़ा था कि बिल्कुल रिंग में अरेंज थे। दैट्स द रिंग अरेंजमेंट, नॉट रेडियल अरेंजमेंट, राइट? वी कैन नॉट मिक्स द वर्ड्स ना, ठीक है? ओके मैम। फाइन, ओके, यस। नाउ द नेक्स्ट वन, इसी के बाद, राइट, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में देखो अब हमने कहा हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स है, प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स, एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आर बीइंग देयर व्हिच आर बीइंग अफेक्टिंग द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस और अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, राइट? अब हम सबको अफेक्ट करने वाले, राइट, हमारे पास इन सभी फैक्टर्स में एक मेन आया व्हिच इज बीइंग कॉल्ड एज द ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। Yes, अब ये ma'am. ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर हमें क्या समझाता है? ये कहता है आप सारे फैक्टर्स अच्छे से प्लांट को दे दो, आपने लाइट दे दिया, आपने क्लोरोफिल दे दिया, आपने टेम्परेचर अच्छा दे दिया उसको, आपने सब कुछ अच्छा दे दिया, बस आपने CO2 की कंसंट्रेशन नहीं दी उसको इफेक्टिवली। तो अगर आपने लाइट ज्यादा दे भी दी, ठीक है, उसने लाइट रिएक्शन अच्छे से कर लिया, लेकिन लाइट रिएक्शन अच्छे से करने से होगा क्या जब तक आगे उसका डार्क रिएक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन तो CO2 पे डिपेंडेंट है।
मीन्स नाउ CO2 विल बी द लिमिटिंग फैक्टर. CO2 लिमिटिंग फैक्टर है. CO2 वो फैक्टर है जिसकी कम कंसंट्रेशन होने की वजह से ये पूरे के पूरे फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट कर सकता है. इट कैन लिमिट द रेट ऑफ द कंप्लीट फोटोसिंथेसिस. पूरे फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट कर सकता है. राइट, तो उसके बेसिस पे हम क्या कहेंगे कि वी हैव टू से कि हमारे पास क्या एक्सप्लेन होता है कि इफ देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, if multiple factors are affecting the process and one of the factor is in the limiting concentration, it can limit the overall process of the photosynthesis. Right? आपने टेम्परेचर मान लो CO2 भी आपने अच्छा दे दिया, लाइट भी अच्छा दे दिया, लेकिन आपने टेम्परेचर दिया 50 डिग्री सेल्सियस. अब 50 डिग्री सेल्सियस पे तो रुबिस्को एक्टिवेट ही नहीं होता, रुबिस्को इनहिबिट हो जाता है. अब रुबिस्को इनहिबिट हो गया 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो किस तरीके से प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सकता है? कर ही नहीं सकता. राइट, प्लांट का प्रोसेस वहीं पर फिर से रिस्ट्रिक्ट हो गया. राइट, सो ऑन दैट बेसिस हमने क्या कह दिया कि इट विल फॉलो द कंडीशन कि आपका कोई भी फैक्टर एक भी अगर लिमिटिंग कंडीशन में चला गया तो इट विल रिस्ट्रिक्ट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. कंप्लीट हुआ प्रोसेस. राइट, तो हमने कहा इफ द प्रोसेस इज influenced by multiple factors, then the rate of photosynthesis will be affected by limiting concentration of one of the factor. Right, तो हमने कहा A plus B plus C plus D will give a reaction E. तो E के प्रोडक्ट कितना मुझे मिलेगा ये डिपेंड करेगा when A, B, C, D all should be in optimum concentration. Right, सब optimum concentration में होंगे तो हमने कहा all should be in optimum concentration to give optimized value of E. But if A is less, A कम है तो automatically E value will be affected. समझ आ गया? तो ये A मेरे पास क्या बन गया? It now become the limiting factor. Is this point clear to everyone? Yes, ma'am. Right, this is what we will define as the whole limiting factor. Right, इसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया C3 प्लांट में एक अपने कर्व के थ्रू, जिसको हमने नाम दिया ब्लैकमैन कर्व. राइट, अब ये ब्लैकमैन कर्व क्या है ये बहुत ध्यान से समझना. ब्लैकमैन्स कर्व हम इसे कहते हैं, स्टेटेड फॉर द C3 प्लांट. सबसे पहले उन्होंने क्या किया, ऑन द वन ही हैज टेकन द लाइट इंटेंसिटी, on the another he has taken the rate of photosynthesis. अब उन्होंने ये कहा कि लाइट इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती है, राइट, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है और एक पॉइंट पे जाके वो सैचुरेट हो जाता है. दिस इज द पॉइंट जहां पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सैचुरेट हो गया एंड दिस इज द लाइट सैचुरेशन पॉइंट. कि इसके बियॉन्ड आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दैट इज अ लाइट सैचुरेशन पॉइंट. जब इस पॉइंट पे आप पहुंच गए तो आपने कह दिया भाई ये एक ऐसी चीज थी जहां पर मैंने CO2 लिया था 300 ppm और मैंने टेम्परेचर लिया था 20 डिग्री सेल्सियस. राइट, अब मैंने कहा यार लाइट तो मैं इसको फुल दे रही हूँ, 0 से लेके मैक्स तक जा रही हूँ, तो CO2 और टेम्परेचर मैंने फिक्स कर रखा है. तो लेट्स से दैट कि CO2 और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं और देखते हैं कि क्या रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा. अब मैंने CO2 कर दिया 360 ppm और टेम्परेचर मैंने कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस. राइट, मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया, लाइट अभी भी उसी पॉइंट पे सैचुरेट हुआ बट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीजेस. दिस इज द बी, लाइट सैचुरेट एट द सेम पॉइंट, तो अभी भी सैचुरेशन पॉइंट मेरे पास वही आया. इसका मतलब हर फैक्टर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट काम कर रहा है. लाइट को CO2 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, CO2 को टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सब मिलके फोटोसिंथेसिस पे फर्क जरूर डालते हैं. राइट, फिर हमारे दिमाग में है कि यार CO2 थोड़ा और बढ़ा देते हैं.
राइट, लेट्स सपोज CO2 को कर देते हैं 450 ppm, राइट, और टेम्परेचर को कर देते हैं 30 डिग्री सेल्सियस, एंड दीज आर द मैक्सिमम लिमिट, ये मैक्सिमम लिमिट है, इसके बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर से बढ़ गया और फिर जाके उसी पॉइंट पे सैचुरेट हो, सैचुरेट अभी भी उस पॉइंट पे हो, लेकिन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। इसका मतलब अगर मैं तीनों कर्व में देखूं तो मेरे पास तीनों कर्व में राइट CO2 और टेम्परेचर क्या रहे थे लिमिटिंग फैक्टर, कि मैं जब CO2 और टेम्परेचर को बढ़ाती गई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता गया, मैंने जब इसके बियॉन्ड भी बढ़ाया ना 500 पे भी गई तो मेरे पास सेम आया वैल्यू जो सीख आया था, नो चेंज, आई गेट द सेम वैल्यू। अगर अब मेरे पास सेम वैल्यू आ रही है तो मुझे समझ आया कि यार मैं जब टेम्परेचर और CO2 बढ़ा भी रही हूँ लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाने के साथ साथ, तब भी मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एज इट इज द सेम फिनोमिनन, राइट। लेकिन जब मैं लाइट इंटेंसिटी के साथ साथ टेम्परेचर और CO2 को चेंज करती हूँ तब मेरे पास फर्क जरूर दिखता है। अब क्लियर हुआ सबको पॉइंट, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द ब्लैकमैन्स कर्व, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कौन हमें दिख रहा है लिमिटिंग फैक्टर की तरह, दैट इज द CO2 एंड टेम्परेचर। एवरीवन क्लियर विद दिस? मैम Yes, एक बार ma'am. ग्राफ फिर से बता दो। बच्चे सबसे पहले पॉइंट पे हमने ये कहा कि हमारे पास CO2 की कंसंट्रेशन 300 ppm, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। लाइट को अगर हम बढ़ाना शुरू करें धीरे धीरे, अगर हम लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। जैसे जैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, राइट, हमारे पास लाइट इंटेंसिटी बढ़ेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, राइट। अब मैंने कहा कि लाइट तो एक जगह पे जाके सैचुरेट हो गया कि इस पॉइंट पे मेरे को मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिल गया, इसके बियॉन्ड मुझे फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं मिला, राइट। तब मैंने क्या किया, आई से दैट कि अब मैं क्या करती हूँ, CO2 और टेम्परेचर को इंक्रीज कर देती हूँ। इफ आई इंक्रीज द CO2 एंड टेम्परेचर, फिर से मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ने लग गया और बढ़ते बढ़ते रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हायर रेट पे पहुंचा और फिर जाके एक ऑप्टिमम वैल्यू पे जाके सबसाइड हो गया, राइट। फिर मैंने CO2 और टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया, फिर से मेरे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ गया। इसका मतलब अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों कर्व को कंपेयर करूं तो मेरे पास तीनों कर्व के हिसाब से CO2 एंड टेम्परेचर इज द ओनली वन व्हिच इज अ लिमिटिंग फैक्टर। ये दो मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि जब मैं लाइट को बढ़ा रही हूँ, लाइट इंटेंसिटी मेरे पास बढ़ रही है, तो उसके साथ साथ मेरे पास क्या बढ़ रहा है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे जाके तीनों में सैचुरेट हुआ। इसका मतलब लाइट इंटेंसिटी तो आपने मैक्सिमम दिया और वो सैचुरेट उसी पॉइंट पे होता है, तो वो उतने पे सैचुरेट हो गया। सैचुरेट का मतलब इसके बियॉन्ड अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CO2 और टेम्परेचर आपका सैचुरेट हुआ C पॉइंट पे जाके, जिसकी वजह से मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आपको मिल चुका है। क्लियर नाउ? हाँ जी गाइस, एवरीवन Yes, कंप्लीटेड? गुड। Yes, तो अब ma'am. हमें ब्लैकमैन कर्व से राइट लिमिटिंग फैक्टर का कंसेप्ट समझ आ गया कि ठीक है, हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर कौन होता है, क्या होता है, वी हियर गेट टू नो अबाउट इट। अब अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ, ठीक है, मेरे को लिमिटिंग फैक्टर क्लियर होता है, तो लिमिटिंग फैक्टर के बाद अब हमने ये डिफाइन किया कि इसी में ही हमने कहा कि हमारे पास अब ये जो फैक्टर्स हैं इन सबका इंडिविजुअल इफेक्ट क्या है, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ द लाइट, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ द CO2, व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, राइट, इंटरनल फैक्टर्स। तो हमने यहाँ पर फैक्टर्स स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले फैक्टर्स पे चले, दैट इज एनवायरमेंटल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट। सो लेट्स बिगिन विद द फैक्टर्स। नंबर फर्स्ट, राइट, सबसे पहले से स्टार्ट करते हैं, राइट, टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल रिलेटेड फैक्टर्स, राइट। तो एक कैटेगरी पे आ जाते हैं। एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, जो भी कहना चाहो। नाउ एनवायरमेंटल और एक्सटर्नल फैक्टर, नंबर फर्स्ट, टॉकिंग अबाउट द लाइट। लाइट हम कहते हैं अफेक्ट द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल अफेक्ट करता है रेट को, राइट। तो वी से अफेक्ट द rate of photosynthesis in its three attributes, तीन attributes के हिसाब से ये rate of photosynthesis को affect करता है, right। और वो तीन attributes क्या हैं हमारे पास, ABCD करके let's have the discussion। नंबर फर्स्ट इसमें आता है हमारे पास लाइट इंटेंसिटी। अब अगर हम लाइट इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं, बेटा बहुत ध्यान से समझना है, लाइट और CO2 तो स्पेसिफिकली, क्योंकि यही दो मेन है, बाकी के तो सब छोटे छोटे से ही हैं,
लाइट इंटेंसिटी की अगर हम बात करें तो हमने कहा ठीक है, आप लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है, नो डाउट, और एक हायर लाइट ऑफ इंटेंसिटी पे जाके वो सैचुरेट भी हो जाता है। तो मैंने अगर ये कर्व लिया, राइट, इफ आई विल टॉक अबाउट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैंने यहाँ पर लिया on the one side, on the another side I talk about the light intensity. So I simply say कि while increasing the light intensity, rate of photosynthesis increases and at a point it will get saturate, उसके बाद वो increase नहीं होता। तो ये मेरे पास आ गया light saturation point. This is the one, maximum rate of photosynthesis, और उसके बाद वो stationary phase, that is saturable stage पे जा चुका है। मैं just move to the saturable state, और मेरे पास कर्व क्या आ गया, सिंपल, आई एम हैविंग दी कंप्लीट आपका राइट कर्व मेरे पास पूरा ऑब्टेन हो चुका है, एस शेप्ड कर्व, राइट। अब इसके अंदर हमने यहाँ पर देखा, तो वी से एट लो लाइट इंटेंसिटी, इस कर्व को अगर हम देखें तो एट लो लाइट इंटेंसिटी rate of photosynthesis is directly proportional to increase in light intensity, right? Am I right, guys? Yes, ma'am. That is, follow straight line curve. Straight line curve को follow करता है as increasing light intensity will increase the rate of photosynthesis. ये हमें ये A पॉइंट बताता है, A लिख दिया मैंने, तो चलो ये A पॉइंट हो गया, फाइन। नाउ दिस इज दी A पॉइंट। अब मैंने कहा जो B पॉइंट है वो क्या डिफाइन करता है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस obtained at light saturation point। तो लाइट सैचुरेशन पॉइंट पे इतना मैक्सिमम रेट फोटोसिंथेसिस का ऑब्टेन हुआ है हमारे पास, ठीक है। फिर आ गए हम यहाँ पर सी पॉइंट पे। जो सी पॉइंट डिफाइन करता है, दैट्स द सैचुरेबल रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस, कि इस पे सैचुरेट हो चुका है, इसके बियॉन्ड अब फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। बस हम ये कह सकते हैं बियॉन्ड दिस, इफ highlight intensity is provided, it can cause कर सकता है, क्या कॉज कर सकता है हमारे पास, तो इट कैन कॉज डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम। नहीं, एंजाइम कहाँ से आएगा बेटा, लाइट पे तो एंजाइम काम ही नहीं कर रहा ना, लाइट तो किस पे वर्क कर रहा है, क्लोरोफिल पे, कॉज फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। रुबिस्को तो है ना मैम, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट, बढ़ाने के लिए। लाइट का रुबिस्को पे क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। लाइट का फर्क है किस पे, दैट्स द ओनली वन व्हिच इज अ क्लोरोफिल। लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन का रुबिस्को पे फर्क है, समझ आया पॉइंट कैसे रिलेट करते हैं। तो लाइट इज हैविंग द इफेक्ट ऑन द क्लोरोफिल, नॉट द रुबिस्को, राइट। तो इफ हाई लाइट इंटेंसिटी इज प्रोवाइडेड, इट कॉज अ डिक्लाइन इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस because of, right, photo oxidation of chlorophyll, photo oxidation of chlorophyll। क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्लोरोफिल ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर क्लोरोफिल ही ऑक्सीडाइज हो गया इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज नहीं करेगा, राइट, विच इज कॉल्ड एज सोलराइजेशन। और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, नो नॉन साइक्लिक, नो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज रनिंग ऑन, it will directly result in the decline in the rate of the photosynthesis. Complete everyone?
समझ आया यहाँ तक का पॉइंट? मैम एक बार फोटो ऑक्सीडेशन हो गया तो क्लोरोफिल डीनेचर हो जाएगा? डीनेचर हो जाएगा, राइट। क्लोरोफिल विल गेट डीनेचर, राइट। और क्लोरोफिल अगर डीनेचर हो गया तो प्लांट की ऑलरेडी प्रोडक्टिविटी क्या हो गई है? डिक्लाइन। तो प्रोडक्टिविटी अपने आप क्या हो जाएगी? डिक्लाइन। Completed? Yes, ma'am. Right? So everyone clear with the curve? Curve समझ आया सबको अच्छे से? Right? अब हमने ये कहा बच्चा कि light is rarely a limiting factor. As plant gets saturate at 10% of the total available sunlight to plant. Except in dense forest और shrubs. यहाँ ये कहा गया कि लाइट रेयरली एक लिमिटिंग फैक्टर होती है क्योंकि प्लांट सैचुरेट हो जाते हैं 10% ऑफ द टोटल अवेलेबल सनलाइट टू द प्लांट। जो टोटल अवेलेबल सनलाइट है प्लांट के पास, उस पे हमारे पास राइट प्लांट 10% पे सैचुरेट हो जाता है एक्सेप्ट इन द डेंस फॉरेस्ट और द श्रब्स को छोड़ के, राइट। तो हम कैसे इसको स्टेट करते हैं? हमने कहा लेट अस सपोज 100% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन इज देयर जो अर्थ पे फॉल होगी। 100% इंसिडेंट सोलर रेडिएशन फॉल ऑन अर्थ। इसमें से लेस देन 50% is available to plant. जो plants को available होती है वो less than 50%, right? जैसे आप नाम देते हो photosynthetic active radiation called PAR, right? Rest fraction is not available. नॉट अवेलेबल का मतलब वो या तो किसी एनिमल ने ले लिया या किसी और लैंड सरफेस पे चला गया, राइट, बट प्लांट को नहीं मिलेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस पार में से ओनली 2 to 10% ऑफ द पार इज यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अवेलेबल सनलाइट का जो फ्रैक्शन प्लांट को अवेलेबल है उसमें से 10% पे मैक्सिमम सैचुरेट हो जाएगा क्योंकि लिमिट है 2 to 10%, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस अगर हम कहें तो सैचुरेशन किस पे हो जाएगा? सैचुरेशन अकर एट 10% ऑफ पावर। इज दिस पॉइंट क्लियर? राइट। तो इसीलिए अगर 10% पे हो जाएगा तो 10% तो मिल ही जाएगी ना प्लांट को, और वो तो मैक्सिमम कंटेंट है। कुछ में तो 2 पे भी हो जाएगा, कुछ में 3 पे भी हो जाएगा। तो हमने कहा लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। इस लाइट बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि कभी लिमिटिंग फैक्टर बन जाए, सिर्फ उनको छोड़ के जो बहुत छोटे प्लांट है जिनमें सनलाइट डायरेक्टली अवेलेबल है ही नहीं, या फिर वो जो बहुत डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं, वो आर लिविंग इन अ ग्रेट डेंस फॉरेस्ट, उस जगह। मैम आपने जो ऊपर वो लाइन लिखवाई है ना मैम, वो समझ नहीं आ रही मुझे। उसमें इतना ही लिखा है लाइन में कि लाइट इज रेयरली अ लिमिटिंग फैक्टर। लाइट लिमिटिंग फैक्टर की तरह कंसिडर नहीं होगा। कोई प्लांट ऐसा नहीं होगा कि उसको लाइट नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से उसका फोटोसिंथेसिस रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, क्योंकि जनरली प्लांट्स 10% पे ही जो है सैचुरेट कर जाते हैं, राइट। जो 10% पार अगर उन्हें मिल जाए तो उसी पे सैचुरेट कर जाते हैं। तो प्लांट के लिए लाइट कभी भी एज सच एक मेन लिमिटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, राइट। लेकिन हाँ, वो प्लांट्स जो डेंस फॉरेस्ट में रहते हैं जिनमें जहाँ सनलाइट प्रॉपरली नीचे तक अवेलेबल हो ही नहीं पाती,
या ये वो प्लांट्स जो हमारे पास राइट श्रब्स हैं जो बहुत छोटे छोटे हाइट्स के हैं जहां तक सनलाइट नहीं पहुंच पाती, उनके लिए जरूर हो सकता है राइट कि इट्स गोइंग टू बी द वन राइट। तो लेकिन हमारे पास ये बेसिकली केस नहीं रहता। ओके मैम। ठीक है, everyone clear with this? यस मैम। Good. Right, so this is what we will say as a whole task for the right first factor, that is the light intensity. Right, अब पहला attribute हो गया हमारे पास light intensity. The second attribute is light quality. तो अब light चाहिए कौन सी, पार कौन सा फ्रैक्शन होना चाहिए, विजिबल रेंज का होना चाहिए ना राइट। तो हम कहेंगे ना विजिबल लाइट का फ्रैक्शन होना चाहिए राइट। सो विजिबल range of light spectrum constitute par. Par को constitute कौन करेगा, visible range right, that is 400 to 700 nanometer, where maximum rate of photosynthesis will be in maximum rate of photosynthesis किस पे होगा हमारे पास, can I say red and blue? रेड के अंदर एंड ब्लू रीजन के अंदर, यही पढ़ा था एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में राइट। और मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां पर होगा, बियॉन्ड 700। ग्रीन, बियॉन्ड 700 तो जाना ही नहीं ना, पर लिख तो दिया विजिबल रेंज होगा ग्रीन जोन, क्योंकि ग्रीन जोन में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा ना, अगर रिफ्लेक्ट करेगा तो एब्जॉर्ब करेगा ही नहीं, तो हमारे पास रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसा हो गया उस केस में, मिनिमम। अब समझ आया है सबको पॉइंट राइट। सो वी विल से मिनिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर इन दिस। डन यहां तक, लाइट क्वालिटी कंप्लीटेड। लाइट क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी दे रहे हो आप राइट। तो लाइट क्वांटिटी डू नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट अफेक्ट द ओवरऑल फोटोसिंथेसिस। तो लाइट क्वांटिटी डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, रादर शो इफेक्ट ऑन ओवरऑल फोटोसिंथेसिस। देखो हम रेट का मतलब तो ये कहते हैं कि हाई होगा या लो होगा, फोटोसिंथेसिस ज्यादा चल रहा है या कम चल रहा है। हम कहेंगे ज्यादा या कम पे नहीं, क्वांटिटी का फर्क किस पे आएगा, फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा। आप बिल्कुल भी लाइट ना दो, लाइट की क्वांटिटी बिल्कुल भी ना दो, फोटोसिंथेसिस होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं होगा राइट। जब हम कहते हैं विंटर्स के अंदर या जिस जगह पे राइट सन की रेडिएशंस पहुंचती ही नहीं है तो वहां पर प्लांट्स ग्रो करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर लाइट क्वांटिटी अच्छी अवेलेबल है वहां पर फोटोसिंथेसिस ओवरऑल होगा राइट। तो हम कहेंगे लाइट की क्वांटिटी सिर्फ किस पे इफेक्ट शो करेगी, ऑन दी ओवरऑल फोटोसिंथेसिस राइट। लेकिन वहीं पर बाकी के फैक्टर्स ने किसको अफेक्ट किया था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंप्लीट यहां तक का टास्क अच्छे से Yes, ma'am. done. Everyone clear with the first factor noted till here? Yes, ma'am. कोई डाउट इसके अंदर? Done. आगे बढ़ो right. So this is about the light, light intensity, light quality, light quantity. Now the second factor that we are going to start with is CO2 concentration. Just take my note करो इसमें।
Okay, everyone. Now the another factor is light के बाद हमारे पास that is CO2 concentration. अब CO2 concentration क्या है? Right, CO2 किसके लिए चाहिए? लाइट तो हमें समझ आ रहा था, ठीक है, लाइट रिएक्शन के लिए चाहिए. CO2 किसके लिए चाहिए स्पेसिफिकली? डार्क रिएक्शन के लिए. राइट, तो CO2 का मेन रोल किस पे है हमारे पास? रुबिस्को की एक्टिविटी पे. राइट, तो CO2 concentration will affect रुबिस्को एक्टिविटी, और रुबिस्को एक्टिविटी की वजह से will affect the rate of dark reaction and rate of photosynthesis. Right. अब हमने कहा CO2 की concentration अगर देखा जाए तो we can simply say that optimum CO2 concentration चाहिए होगी हमें ताकि photosynthesis अच्छे से हो सके. We must need the optimum CO2 concentration. Why? Because CO2 is acting as a substrate for Rubisco. Rubisco के लिए substrate है. And optimum concentration of substrate is required by enzyme relating to its active site number. तो हम ये कह देंगे concentration of CO2 required by specific plant is fixed, which is called CO2 saturable concentration. Meaning समझ आया? What is this CO2 saturable concentration? अगर मैंने कहा कोई एंजाइम A है, उस एंजाइम A की 15 कॉपीज प्रेजेंट है एक सेल के अंदर और उस एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट है, तो वो कितने सबस्ट्रेट से बाइंड कर सकता है? 15 यूनिट से बाइंड कर सकता है सबस्ट्रेट के. 15 से ज्यादा तो नहीं कर सकता. 15 से ज्यादा ना 16 चलेगा, ना 17 चलेगा, ना 20 चलेगा, तो 15 इज मैक्सिमम लिमिट. तो हमने कहा CO2 भी क्या है? सबस्ट्रेट है रुबिस्को के लिए. जिसके पास जितना रुबिस्को है उतना CO2 वो बाइंड कर पाएगा. राइट, तो हमने कहा सिंपल सा कि रुबिस्को के लिए अगर सबस्ट्रेट है तो सबस्ट्रेट की ऑप्टिमम कंसंट्रेशन एंजाइम को चाहिए. राइट, और CO2 की कंसंट्रेशन स्पेसिफिक प्लांट के थ्रू क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी. तो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 रिक्वायर्ड जो है बाय द स्पेसिफिक प्लांट गेट फिक्स्ड, ये प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगी. और CO2 किस पे पहुंच जाएगा? CO2 सैचुरेबल कंसंट्रेशन पे मूव कर जाएगा प्लांट कि इतनी कंसंट्रेशन सैचुरेट हो गई है. राइट, फॉर एग्जांपल, राइट, अगर हम लेके चले तो हम कहते हैं C3 प्लांट सैचुरेट एट, किस पे सैचुरेट हो जाते हैं? C4 पहले लिख लेते. C4 प्लांट सैचुरेट एट 360 ppm CO2 कंसंट्रेशन. तो ये फिक्स है ना कंसंट्रेशन कि इस पे सैचुरेट हो चुके. राइट, वाइल C3 प्लांट saturate beyond 450 ppm of CO2 concentration. Yes, ma'am. Right, तो अब दिमाग में पॉइंट आया कि भाई C3 को क्यों CO2 concentration ज्यादा चाहिए? Why C3 need the high CO2 concentration as compared to C4? Right, तो C3 plant saturable concentration than C4 plant because of photorespiratory losses in C3 plant. C3 plant में photorespiratory losses होते हैं, तो हमने कहा भाई C3 plant को CO2 सैचुरेबल कंसंट्रेशन हाई इसीलिए चाहिए. राइट, क्योंकि राइट C3 प्लांट ऐसे हैं जिनमें फोटो रेस्पिरेटरी लॉसेस हो रहे हैं, तो 25% तो वो लूज ही कर रहा है ना. उसके पास बचा कितना है? 100 अगर आपने दिया तो 100 में से 75 मॉलिक्यूल्स ही तो बचे, 25 तो उसने लूज कर दिए. तो अगर उसको 100 की एफिशिएंसी देनी है तो 100 की एफिशिएंसी के लिए उसके पास कम से कम 125 से ज्यादा होने चाहिए मॉलिक्यूल.
इसका मतलब उस प्लांट का CO2 रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दी C4। पॉइंट समझ आया, कंप्लीट यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। राइट, तो ये C3 C4 वाला पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसी के बेसिस पे अगर हम एक कर्व बनाएं C3 C4 के बेसिस पे, हमने कहा यहाँ पर ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, and this is CO2 concentration. हाँ जी, टेल मी A and B, रेड एंड ब्लू वाला बताओ, रेड एंड ब्लैक वाला, सॉरी। रेड कर्व किसको सिग्निफाई कर रहा है, ब्लैक किसको सिग्निफाई कर रहा है? रेड C4। Yes everyone, is it fine? यस मैम। ठीक है, यस मैम। राइट। अगर हम रेड देखें तो रेड सैचुरेट हो गया इतने पे, तो दिस इज द CO2 saturable point for C4 plant, which is equivalent to 360 ppm। वहीं पर C3 के लिए देखा जाए तो we can simply say रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखो अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट जा रहा है दोनों में, for C3 plant approximately 450 pp, और ये दोनों किस पे, at high light intensity। क्योंकि अगर आपने लाइट इंटेंसिटी मतलब जो सैचुरेबल पॉइंट है उस पे कम दी तो दोनों में से चाहे कोई भी उठा लो, फोटोसिंथेसिस किसी में नहीं दिखने वाला। मतलब अगर मैं ये मान लो ऐसे ले लूं ना, you have this, ये कब क्या शो करेगा, C3 और C4 प्लांट एट लो लाइट इंटेंसिटी, क्योंकि इसमें लिमिटिंग फैक्टर क्या हो गया अब हमारे पास, व्हाट्स द लिमिटिंग फैक्टर फॉर दिस ग्रीन वाले के, लाइट इंटेंसिटी। राइट, लाइट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन दिस कंडीशन। तो लो लाइट इंटेंसिटी पे तो ये काम करेंगे ही नहीं, ये सिर्फ किस पे काम करेंगे, हाई लाइट इंटेंसिटी पे। तो अब ध्यान रहेगा सबको। मैम हाँ जी, मैं एक बार ये जो आपने पॉइंट लिखवाया C3 प्लांट रिक्वायर हाई CO2 सैचुरेबल कंसंट्रेशन देन C4 प्लांट, एक बार इसको एक्सप्लेन कर दो फिर से। जो C3 प्लांट अगर हमारे पास सैचुरेट होगा हायर कंसंट्रेशन पे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक प्रोसेस चल रहा है विच इज कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। और फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम ये जानते हैं कि देयर इज गोइंग टू बी दी राइट लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2। अगर उसको आपने 100 मॉलिक्यूल दिए C3 को, 100 मॉलिक्यूल दिए CO2 के C4 को, तो C4 ने तो CO2 के 100 मॉलिक्यूल कंज्यूम कर लिए विदाउट एनी लॉस, लेकिन C3 ने 100 में से सिर्फ 75 मॉलिक्यूल्स को कंजम्पशन किया, क्योंकि 25 का उसने फोटो रेस्पिरेशन से लॉस कर दिया। अगर 25 का फोटो रेस्पिरेशन से लॉस हो गया तो उसको अगर 100 की एफिशिएंसी चाहिए कि 100 से जितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल C4 बना रहा था उतने ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने हैं, तो उसको 100 नहीं कम से कम 125 से ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप 125 से ज्यादा दोगे तब आप उसमें अंदर उस वैल्यू पे आ सकते हो जिस वैल्यू पे C4 इस टाइम पे बैठा है बाय यूजिंग द 600 यूनिट। तो सिंपल, अगर C4 360 पे सैचुरेट हो जाएगा तो C3 कभी भी 360 पे तो सैचुरेट नहीं होगा, ये बात तो ऑफशोर हो गई, राइट। और अगर 360 पे सैचुरेट नहीं होगा तो कितने पे होगा, तो हमने कहा इट विल सैचुरेट 450 ppm या उसके बियॉन्ड।
बियॉन्ड इसलिए लिखा क्योंकि टेम्परेचर वाइज वेरी करेगा। ये हो सकता है जहाँ CO2 बहुत ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो तो उतना भी हो सके, ज़्यादा होता नहीं है, 450 या 470 तक ही हम जाते हैं, उसके बियॉन्ड हम नहीं जाते। Yes, ma'am. Completed everyone? Curve clear बचा सबको? The whole thing? Yes, ma'am. आ जाओ compensation point के ऊपर, right? So let's move to the compensation point. हमने कहा CO2 compensation point क्या होता है? Compensation point का मतलब होता है एक ऐसा point जहाँ पर rate of photosynthesis, rate of respiration के equal हो जाता है। तो अगर मैंने कहा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाता है, इसका मतलब एक ऐसा पॉइंट कि जितना फोटोसिंथेसिस की वजह से O2 लिबरेट हो रहा है वो यूज होगा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन से जितना CO2 प्रोड्यूस होगा वो यूज होगा फोटोसिंथेसिस में। और ये काम तभी हो सकता है जब प्लांट में फोटोसिंथेसिस खत्म हो रहा हो और रेस्पिरेशन शुरू हो रहा हो, या रेस्पिरेशन खत्म हो रहा हो फोटोसिंथेसिस शुरू हो। एम आई राइट? राइट, तभी मेरे पास से पॉइंट आएगा जहां पर फोटोसिंथेसिस का रेट किसके इक्वल होगा, हमारे पास रेस्पिरेशन के। जब मैंने कहा फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के इक्वल है, इसका मतलब प्लांट बाहर से कोई भी गैसियस एक्सचेंज नहीं कर रहा। प्लांट इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। प्लांट सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से ही जितना CO2 बना रहा है उसी को यूज कर रहा है, जितना O2 बना रहा है उसी को यूज करे। तो इट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द लेट इवनिंग एंड द अर्ली मॉर्निंग, राइट? तो वो टाइम पीरियड जहां पर ये सेम आएंगे उसको हम क्या कह देंगे, कंपनसेशन पॉइंट। अब सिंपल सा एक लॉजिक लगाना फिर मुझे बताना। C3 प्लांट लेट्स सपोज 450 यूनिट्स ऑफ CO2 पे सैचुरेट हुआ, ठीक है, इन दी नून 12 बजे, राइट? ये बेसिकली हमारे पास 450 ppm पे सैचुरेट हुआ, और सेम उसी टाइम 12 बजे, राइट, C4 प्लांट 360 पे सैचुरेट हुआ। मैंने दोनों में शाम को 6 बजे रेजिडुअल CO2 देखा कि इतना CO2 बच गया है, ये और आगे प्रोसेस कर सकते हैं। किसमें CO2 ज्यादा बचेगा, 360 वाले में या 450 वाले में? 450। सिंपल मैथ्स। No, ma'am. जो 450 जिसके पास 450 जिसके पास 450 की वैल्यू थी, अगर वो CO2 को इन्वेस्ट करना शुरू भी करे, राइट, तो CO2 के इन्वेस्टमेंट के टाइम पे, राइट, CO2 की कंसंट्रेशन थोड़ी उसमें रह जाएगी, जबकि 360 वाला तो शायद पूरा का पूरा कंज्यूम कर ही लेगा, उसके अंदर वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी, राइट? तो वो जो डिफरेंस है, अब हम यहाँ पर अगर देखें तो हमने यहाँ पर देखो बनाया, मैंने ब्लैक के अंदर देखो जो उसका कंपनसेशन पॉइंट बनाया वो थोड़ा, तो जो आपका 0 पॉइंट है उससे आगे की तरफ बनाया, और वहीं C4 वाले का थोड़ा उससे पीछे की तरफ बनाया, which will show the main difference in the compensation point. पॉइंट समझ आया सबको, राइट? तो CO2 कंपनसेशन पॉइंट किसका ज्यादा, C3 का या C4 का? CO2 compensation point will be higher for C3. C3 करेक्ट ना? C3 का ज्यादा है, राइट? क्योंकि जिसके पास सिंपल सा पॉइंट है बेटा, जिसके पास ज्यादा CO2 है उसके पास रेजिडुअल वॉल्यूम भी CO2 का क्या है, ज्यादा। मैम, कंप्लीट यहाँ तक? हाँ जी। हमें कंपनसेशन पॉइंट समझ नहीं आया। बच्चे कंपनसेशन पॉइंट हमारे पास एक ऐसा टाइम पीरियड जिस टाइम पीरियड पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल होता है। हमने कहा द टाइम पीरियड एट विच rate of cellular respiration such that whatever oxygen is released, utilized in respiration, whatever CO2 will be released, utilized in photosynthesis, right?
that is called as the compensation point, and the residual CO2 concentration at which this occur is called CO2 compensation point. समझ आ गया आप सबको point? C3 plant show high value of CO2 compensation point as compared to C4 plant. This is fine now? Everyone understood? हाँ जी गाइस, so C3, C4, CO2 compensation point समझ आ गया है सबको अच्छे से CO2 concentration से related? Yes, ma'am. Good. Right, so this is what we will say. हमने यहाँ पर define किया. Now we say, जैसे हमने कहा light is rarely a limiting factor. The point is, right, is CO2 is a limiting factor? क्या CO2 भी limiting factor है? Right, तो हमने कहा हाँ बिल्कुल है. Yes, Right, ma'am. so we say CO2 is actually a major limiting factor. Right, CO2 एक main limiting factor है. Right, जो कि हमारे पास present है. Right, तो अब क्या है ये basically? Let's state about that. तो हमने कहा यहाँ पर CO2 is a major limiting factor affecting. मैम हाँ जी बेटा. मैम जो इसमें आपने ऊपर वाला बताया कंपनसेशन पॉइंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो रहा है और वो जो ऑक्सीजन निकल रहा है वो सेलुलर रेस्पिरेशन में. तो मैम कार्बन डाइऑक्साइड बचा है कहाँ जो आप बता रहे हो कि रेसिडुअल कार्बन डाइऑक्साइड बचा है? बेटा शाम को 6 बजे कंपनसेशन पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो जो रेजिडुअल CO2 यूज करेगा वो कितनी होगी वैल्यू, वो हमने यहाँ पढ़ा. राइट, कि अगर हम कहेंगे कि उस टाइम पीरियड पे जब वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के इक्वल होगा तो उस टाइम जितनी CO2 वो यूज कर रहा होगा ना, जो रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस हो रही है, तो वो रेजिडुअल CO2 कितना बचा हुआ CO2 है कि वो कंपनसेशन पॉइंट को चला सके, वो रेजिडुअल वैल्यू होती है. ओके मैम, मतलब यूज करने के बाद जो बची. बिल्कुल, जो हमारे लंग्स में आप कहते हो ना कि वाइटल कैपेसिटी इतनी है, टोटल लंग कैपेसिटी इतनी है और रेजिडुअल वॉल्यूम इतना है, तो जो अगर हमारे पास ऑक्सीजन नहीं भी है एनवायरनमेंट में फिर भी जो हम उसके बाद भी थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो जो रेजिडुअल वॉल्यूम रहता है, राइट, सेम एज दैट एज द रेजिडुअल CO2 कंसंट्रेशन. तभी हमने यहाँ पर लिखा रेजिडुअल CO2 कंसंट्रेशन एट विच, राइट, दिस अकर, दिस इज कॉल्ड CO2 कंपनसेशन पॉइंट. अब क्लियर है यहाँ तक? यस मैम. Yes, everyone completed till this? Yes, ma'am. Good. Right, so हमने कहा CO2 is the major limiting factor which is going to affect the rate of the photosynthesis. Why? Because in environment में या atmosphere जो भी आप लिखना चाहो इसमें हम देखें तो CO2 concentration is 0.03 या 003? कितनी होती है CO2 की concentration? 0.03 होती है. Sure? 0.03 to 0.04. राइट, हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन है. अगर मैं इस कंसंट्रेशन को इंक्रीज भी कर दूं, लेट सपोज इफ आई इंक्रीज दिस कंसंट्रेशन, राइट, तो हमने कहा हम कंसंट्रेशन को बहुत बहुत लो है ये कंसंट्रेशन, दैट इज 0.03 to 0.04, विच इज वेरी वेरी लो फॉर इफेक्टिव फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत लो है. राइट, तो अब अगर कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में ही कम है, राइट, तो ऑब्वियसली, राइट, दिस कंसंट्रेशन बिकम अ लिमिटिंग फैक्टर. ये लिमिटिंग फैक्टर बन जाएगी किसके लिए? फॉर
C3 plant specifically. Yes, ma'am. C4 तो चलो फिर भी कर लेंगे क्योंकि 0.3 to 0.4 मिल रही है तो वो 360 पे हो गए, लेकिन C3 को तो 4 से ज्यादा ही चाहिए ना, right? That's why we say increasing CO2 concentration up to 0.05 increases the rate of photosynthesis. Photosynthesis का रेट बढ़ जाता है किसके अंदर? In C3 प्लांट, क्योंकि C4 तो सैचुरेट हो गया ना 360 पे, तो C4 के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है मेनली, लिमिटिंग फैक्टर किसके लिए बना हुआ है हमारे पास? C3 के लिए, राइट? क्लियर विद दिस एवरीवन? पॉइंट समझ आया सबको अच्छे से, राइट? Yes. इसीलिए हम एक Yes, इफेक्ट कहते हैं, therefore one effect is called CO2 fertilization effect. Now what is this CO2 fertilization effect? That is increasing CO2 concentration increases the rate of photosynthesis and productivity by the plant. प्लांट के थ्रू उतनी ही प्रोडक्टिविटी, उतना ही रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगा हमारे पास? बढ़ जाएगा। बाय द प्लांट कौन है हमारे पास? C3 प्लांट, क्योंकि एप्लीकेबल ही C3 प्लांट के लिए और स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर ग्रीन हाउस क्रॉप्स। जो ग्रीन हाउस क्रॉप्स बनाते हैं ना चैम्बर्स के अंदर, वहां हम ध्यान रखते हैं कि CO2 कंसंट्रेशन हम ज्यादा दें, राइट? तो ग्रीन हाउस क्रॉप्स, राइट? तो ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए यूज करते हैं, लाइक टोमेटो इज देयर, बेल पेपर इज देयर, ये हमारे पास होता है टोमेटो, बेल पेपर, CO2 फर्टिलाइजेशन इफेक्ट। डन यहाँ तक? yes, ma'am. कंप्लीटेड विद द होल CO2 कंसंट्रेशन। अब पूरा समझ आ गया अच्छे से। नेक्स्ट फैक्टर पे बढ़ जाऊं, राइट? तो लाइट हो गया, CO2 हो गया, सबसे मेन दो फैक्टर हमारे खत्म यहाँ पर। थर्ड इज दी टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का इफेक्ट बताओ किस पे होगा? टेम्परेचर किसको इन्फ्लुएंस करेगा जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इन्फ्लुएंस हो जाएगा? मैम रुबिस्को। रुबिस्को, राइट? तो टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द एंजाइम काइनेटिक्स and affect the rate of photosynthesis. अब हम ये जानते हैं एंजाइम के लिए, हम पढ़ भी चुके हैं, आप लोग जू में पढ़ भी चुके हो बायोमोलिक्यूल्स में, राइट? कि एंजाइम काइनेटिक्स की जब बात की जाए तो एंजाइम्स विल फॉलो द बेल शेप कर्व, रिमेंबर, राइट? और वो बेल शेप कर्व जब आप बनाते हो तो उसमें कहते हो कि एक ऑप्टिमम वैल्यू पे पहुंच के एंजाइम सबसे ज्यादा हाईली एक्टिव होता है, उसके बियॉन्ड भी डिक्लाइन हो जाता है, उससे नीचे भी क्या हो जाता है? डिक्लाइन हो जाता है, राइट? तो हमने कहा बेसिकली, राइट, रुबिस्को is the one which remain active at 25 to 30 degree Celsius. इतना टेम्परेचर चाहिए। तो C3 plant show optimum rate of photosynthesis. Photosynthesis in between 25 to 30 degree Celsius, where Q10 equals to 2. Q10 क्या बताया था पहले? अगर आप 10 डिग्री राइज करोगे तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, अप टू 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री सेल्सियस तक हमारे पास ये डबल होगा रेट। उसके बाद, राइट, आफ्टरवर्ड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइन। इसके बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा, राइट? और C4 प्लांट शो क्या करेंगे? शो ऑप्टिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस in between
इसके बीच में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस, 30 to 40 में बिटवीन शो करते हैं। क्यों? एक एंजाइम याद है इसमें, एक एंजाइम प्रेजेंट होता है। No, due to the presence of cold sensitive enzyme, जो लो टेम्परेचर पे काम ही नहीं कर सकता। As ये सिंथेटिस था। yes, pep synthetase, दोनों अलग अलग है ना बेटा, cannot mix it, right? So due to the presence of the cold sensitive enzyme pep synthetase, done है, right? तो ये हमारे पास इसका रेट रहता है। हाँ जी बेटा। मैम सिंथेज और सिंथेटेज एक ही चीज है क्या? नहीं, अलग अलग होते हैं। सिंथेज में मतलब बेसिकली एनर्जी पेप्सिंथेज का अलग है और इन्वेस्ट, पेप्सिंथेटेज अलग है। पेप्सिंथेज है ही नहीं कोई भी आपके सिलेबस में, पेप्सिंथेटेज ही है। पेप्सिंथेटेज वो पेप्केज है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेज के लिए। अब अगर हम इन दोनों को देखें तो हमने कहा एट हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे अगर कंपेयर करें तो C4 प्लांट शो higher rate of photosynthesis as compared to C3 plant. What's the reason? At high light intensity also. What's the reason for that? C4 plant show high rate of photosynthesis as compared to C3 plant. मैम बिकॉज उनकी टॉलरेंस टेम्परेचर का ज्यादा होता है। सिंपल बच्चे, फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी पे फोटो रेस्पिरेशन बढ़ जाता है C3 में, C4 में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता। तो डायरेक्ट रीजन हो गया ना हमारे पास कि दे डोंट हैव द फोटो रेस्पिरेटरी प्रोसेस, राइट? यस, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। तो ये टिप्स पे याद होने चाहिए रीजंस इन C4 प्लांट, राइट? हाई टेम्परेचर हाई लाइट इंटेंसिटी पे एक ही पॉइंट है, दैट इज दी फोटो रेस्पिरेशन। और C4 अच्छे से क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि C4 के पास फोटो रेस्पिरेशन नहीं है। तो हमने कहा लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इन द C4 प्लांट विल शो दिस थिंग। कंप्लीट यहाँ तक का टास्क। राइट, सो दैट्स अबाउट द टेम्परेचर। राइट, so temperature clear everyone? हाँ जी। मैम फोटो रेस्पिरेशन क्यों इंक्रीज हो रहा है हाई टेम्परेचर और हाई लाइट इंटेंसिटी पे? अच्छा पढ़ा था ना हमने, CO2 का सैचुरेशन नहीं हो पाएगा मेसोफिल सेल में, और अगर CO2 का सैचुरेशन नहीं होगा तो HCO3 माइनस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो रुबिस्को के पास एक ही चॉइस रहेगी, दैट इट हैज द ऑक्सीजन, तो इट विल स्टार्ट विद द फोटो रेस्पिरेशन। ओके मैम। राइट, कंप्लीटेड यहाँ तक एवरीवन? मैम एटमॉस्फेयर में अगर CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो मैम प्लांट्स को फायदा होता है? हाँ, प्लांट्स को फायदा होता है, राइट, प्लांट्स को फायदा होता है, लेकिन भाई अपनी एक लिमिट तक, उसके बियॉन्ड लिमिट जाओगे तो फिर नुकसान शुरू हो जाएंगे, राइट? मैम ह्यूमंस के लिए तो हार्मफुल होता है ना? ह्यूमन के लिए हार्मफुल है, राइट, लेकिन ह्यूमन के लिए हार्मफुल है क्योंकि वो क्या कॉज कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर रहा है और ये सब कॉज कर रहा है, राइट? तो वही तो कह रही हूँ, एक लिमिट तक यूजफुल है। एक लिमिट तक बढ़ रहा है तो ठीक है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी तो उसका इफेक्ट भी किस पे आएगा? प्लांट पे ही तो आएगा। प्लांट की प्रोडक्टिविटी वापस कम हो जाएगी, राइट? तो अप टू अ लिमिट, इसलिए हमने कहा कि आप 0.05 तक बढ़ाओगे तो चलेगा, उसके बियॉन्ड बढ़ाओगे तो दिक्कत है, और हम उसके बियॉन्ड ही बढ़ा रहे हैं एक्चुअली में। यस यस, एनीथिंग एल्स बचा? तीनों फैक्टर्स कंप्लीटेड। आगे बढ़ जाऊं इसी में नेक्स्ट पे, दैट इज वाटर। यस, गुड, ओके गाइस, नाउ द फोर्थ वन स्टेटिंग अबाउट वाटर। वाटर का इफेक्ट किस पे होगा? हम ग्राफ नहीं बनाएंगे? नहीं, इसमें क्या ग्राफ बनाना, ये तो टेम्परेचर का ही है ना। टेम्परेचर का तो बेल शेप ग्राफ ही बनता है, बेल शेप कर्व। ओके गाइस, नाउ वाटर। वाटर का क्या इफेक्ट होता है? वाटर इज अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस रेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली? मैम इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली, राइट, क्योंकि वाटर का ही डायरेक्ट प्लेयर तो है नहीं,
डायरेक्ट Yes. रोल तो कहीं भी प्ले नहीं कर रहा हमारे पास, तो वाटर तो इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है, तो वाटर इनडायरेक्टली affect the rate of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस के रेट को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, राइट। अब ये इनडायरेक्टली जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट कर रहा है हमारे पास वाटर, राइट, वो किस तरीके से अगर हम लेके चलें इसमें, राइट, तो हमने कहा ऑब्वियसली बात है, अगर वाटर का कंटेंट, वाटर कंसंट्रेशन इन प्लांट सिस्टम डिक्रीजेस due to reduced water absorption by the plant. तो अगर वाटर एब्जॉर्प्शन कम हुआ, वाटर कंसंट्रेशन प्लांट के सिस्टम में कम हो गया, तो इसकी वजह से क्या होगा हमारे पास, ट्रांसपिरेशन लॉसेस विल बी लेस। ट्रांसपिरेशन लॉसेस कम है तो स्टोमेटल ओपनिंग भी क्या हो जाएगी हमारे पास, Less. रिड्यूस्ड। Yes, ma'am. और अगर स्टोमेटल ओपनिंग रिड्यूस्ड हो गई तो रिड्यूस्ड गैसियस Yes, ma'am. Exchange. So, taking over. तो ऑटोमेटिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। फाइन यहाँ तक। Yes, ma'am. तो ये हमारे पास होता है कि वाटर का इफेक्ट आपका फोटोसिंथेसिस पे है, लेकिन इनडायरेक्टली है कि अगर वाटर कम मिल रहा है प्लांट को तो भी दिक्कत है, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर दिया तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो जाएगा, लीव्स की विल्टिंग हो जाएगी, लीव्स की विल्टिंग हो गई, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस फिर कम हो गया, राइट। तो ये मैंने मान लो फर्स्ट केस किया, ए केस। अब बी मैंने कह दिया, लेट्स सपोज रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। मैम हाँ जी बेटा। मैम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पे नहीं पड़ेगा वाटर का इफेक्ट? वहां पर वाटर जितना रिक्वायर्ड होता है वो वाटर एक्चुअली में सेल में प्रेजेंट होता है, और अगर ध्यान हो सबको ये पॉइंट, तो ट्रांसपिरेशन के टाइम मैंने बताया था कि टोटल प्लांट अगर 100% वाटर ले रहा है तो लेस देन 1% वो यूज कर रहा है फोटोसिंथेसिस में, राइट। और वो लेस देन 1% तो उसको सेल से अवेलेबल हो ही जाएगा, जो वैक्यूल में स्टोर है, सेल के साइटोप्लाज्म में है, वहां से भी उसको अवेलेबल हो जाएगा, तो इसलिए कोई डायरेक्ट अफेक्ट नहीं है। समझ आया पॉइंट, राइट। क्योंकि वहां नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में वाटर मॉलिक्यूल्स को जब आप ब्रेक कर रहे हो, राइट, और पूरा प्रोसेस आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का रिलीज करके, तो आप वो प्रोटॉन वापस भी दे रहे हो, और जब आप प्रोटॉन वापस दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन वापस दे रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, वापस से वाटर की फॉर्मेशन भी कर रहे हो, राइट। तो इसी वजह से वहां पर मेन वाटर का फर्क नहीं आएगा, मेन किस पे आएगा हमारे पास, जो गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस है, राइट, वो नहीं रुकना चाहिए, राइट, जो वाटर इनडायरेक्टली रोल प्ले कर रहा है। क्लियर नाउ? फाइन है पॉइंट बचा? यस मैम। राइट। तो हमने कहा रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट। अब प्लांट के थ्रू अगर रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा है, अगर ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो गया, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन रेट। अब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ने से ये ठीक है, स्टोमेटा बढ़ जाएगा, ओपनिंग बढ़ जाएगी स्टोमेटा की, गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा, लेकिन वहीं पर एक इफेक्ट और देखा जाए, तो जब ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ गया, कैन इट इंड्यूस विल्टिंग ऑफ लीफ की विल्टिंग हो जाएगी। और जहां मैंने कहा कि हमारे पास लीफ की विल्टिंग हो जाएगी, लीफ विल्ट अप हो जाएगा, तो विल्टिंग ऑफ लीफ की वजह से डैमेज किसका हो जाएगा, डैमेज टू दी मेसोफिल सेल्स, डैमेज टू लीफ सरफेस एंड मेसोफिल सेल्स। और अगर मेसोफिल सेल्स को डैमेज हो गया तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो गया या ज्यादा हो गया, अगेन कम हो गया, राइट। तो हमने कहा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्लाइंस। तो इसीलिए ना तो पानी का ओवर अपटेक अच्छा है, ना पानी का अंडर अपटेक अच्छा है, राइट। तो लिमिट के बियॉन्ड भी नहीं होना चाहिए, लिमिट से कम भी नहीं होना चाहिए। समझ आ गया प्रोसेस सबको अच्छे से, Yes, ma'am. राइट। So this is what we will define as the whole process. Right, completed till here? Yes, ma'am. Yes. Right, so external factors everyone completed. These are all the external factors which are affecting the rate of photosynthesis, right. अब चलेंगे हम internal factor के ऊपर,
दैट इज प्लांट रिलेटेड फैक्टर्स, कि प्लांट से रिलेटेड क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं. So moving to the next category and the last category of the chapter, internal or plant related factors. बच्चों नेक्स्ट क्लास से पहले आई वांट एवरीवन टू रिवाइज द होल, ये पूरा चैप्टर अच्छे से रिकैप्ड हो आपका, रिवाइज हो पूरा, राइट, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, टू गो फॉर इट. तो इसमें पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाना चाहिए. ठीक है. अच्छा, एक चीज और, अलॉन्ग विद दी 11th, क्योंकि अब हम 11th के एंड पे हैं, तो अब इस वीक से आई एम स्टार्टिंग विद दी कंबाइंड सेशंस ऑफ 2 बैचेस, राइट, जिसमें वो सैटरडे या संडे में से, मतलब जो आपकी नॉर्मल क्लास होती थी ना एक्स्ट्रा वाली, राइट, वो हम एक कंबाइंड क्लास करेंगे अब 2 बैचेस को कंबाइन करके. उसमें वी विल स्टार्ट विद जेनेटिक्स के साथ स्टार्ट कर देंगे. दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्योंकि वो चैप्टर टाइम टेकिंग भी है, और अगर अभी से करेंगे तो उसकी प्रैक्टिस आप बहुत आराम से कर पाओगे. तो जब तक हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट नॉर्मल मंडे थर्सडे की क्लास में कंप्लीट कर पाएंगे, उतने टाइम तक हमारे पास वो एक्स्ट्रा क्लास चलते चलते, राइट, मेंडलिज्म वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. मेंडलिज्म और उससे आगे वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. तो एट दैट टाइम हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी कर चुके होंगे और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट भी हो चुका होगा. तो फिर उसके बाद हम आराम से मॉल बायो कर पाएंगे. समझ आया पॉइंट, राइट? क्योंकि होता क्या है बच्चों का कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जब करते हैं तो बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, जब मॉल बायो पे आते हैं तो फिर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन भी भूलने लग जाते हैं, राइट? तो आई जस्ट वांट टू हैव अ गैप इन बिटवीन, कि जब मॉल बायो करेंगे तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन करेंगे और मॉल बायो का चैप्टर करेंगे, राइट? सो फॉर दैट ओनली आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ कि अब हम संडे में जो क्लास लगाएंगे, राइट, अब आपका सैटरडे क्लास ना होके, राइट, संडे में ही एक क्लास होगी, राइट, विद अनदर बैच इन कंबाइन, जिसमें हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट करेंगे. फाइन, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है मैम. तो उस हाँ मैम इस संडे को तो हमारा AITS होगा. हाँ, इस मतलब नेक्स्ट में, इस संडे तो नहीं हो पाएगा आपका, बिकॉज आई नो आपका AITS एग्जाम है, राइट? तो अगर संडे सैटरडे भी नहीं कर पाएंगे वापस से, एज सच यू हैव द AITS एग्जाम, तो आपको प्रिपरेशन एंड ऑल दैट वो करना होगा, राइट? तो इसी वजह से लेट्स सी, विल हैव इट, राइट, उसको करेंगे हम, राइट, ऑन नेक्स्ट संडे से फिर स्टार्ट कर देंगे काम, राइट? तो यहाँ आपका रेस्पिरेशन खत्म हो गया होगा, तब तक रेस्पिरेशन खत्म हो रहा होगा, नहीं रादर नेक्स्ट वीक में तो स्टार्ट होगा ना, हाँ, तो रेस्पिरेशन चल रहा होगा और वहाँ पर आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन स्टार्ट होगा, तो दोनों पैरेलली चलेंगे, ठीक है? और वो मैंने अभी इसीलिए किया क्योंकि अब जो टॉपिक है वो इजी है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इजी, राइट? उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट भी इजी है, तो उसके साथ साथ आप रिलेट करके वो जेनेटिक्स वाला पार्ट कर सकते हो, ठीक है बच्चा? फाइन, मैम ओके गाइस. हाँ जी मैम, अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो रिवीजन होगी या फिर वो क्लासेस बंद हो सिलेबस जाएगी? मार्च से पहले ही कंप्लीट नहीं होगा ना, मार्च तक तो लग ही जाएगा, उसके बाद देखते हैं आपके एग्जाम हाँ, की लेकिन मैम फिर उसके क्योंकि उसके बाद क्लासेस तो आपके नहीं बंद होंगी? AITS भी स्टार्ट हो जाएंगे ना, फुल सिलेबस वाले, और टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो जाएंगी, तो उस टाइम क्लासेस जो होंगी वो लेट्स सी कैसे होती हैं, वो आगे का तो खैर अब पता नहीं क्या करते हैं, बट द थिंग इज दैट कि अभी हमें मेनली सिलेबस का, तो सिलेबस की टेंशन तो नहीं हो, तो मैं अगर नहीं भी लूँगी प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन तब भी मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा, और अगर लूँगी अभी तब भी मार्च तक ही कंप्लीट होगा सिलेबस, राइट? बस ये होगा कि तब हमें टाइम अच्छे से मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, राइट? तो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट स्टार्टिंग दिस प्रैक्टिस फ्रॉम द नेक्स्ट सैटरडे, ठीक है बच्चा? राइट, सो लेट्स बिगिन विद द इंटरनल फैक्टर और द प्लांट रिलेटेड फैक्टर, जिसमें हमने सबसे पहला फैक्टर यहाँ पर लिया, दैट इज द क्लोरोफिल कंटेंट. अब क्लोरोफिल कंटेंट की बात की जाए तो इट्स वेरी वेरी सिंपल, राइट? जब आप क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा रखोगे, राइट, हायर द क्लोरोफिल कंटेंट इन द प्लांट, राइट, प्लांट में अगर क्लोरोफिल कंटेंट ज्यादा रहेगा इन प्लांट, higher will be the rate of
किसका रेट ज्यादा हो जाएगा? हमारे पास फोटोसिंथेसिस, ऑब्वियस सी बात है, राइट। जितना क्लोरोफिल ज्यादा रखोगे उतना लाइट रिएक्शन ज्यादा, जितना लाइट रिएक्शन ज्यादा एसिमिलेटरी पावर ज्यादा, राइट, कीपिंग अदर फैक्टर्स ऑप्टिमम। अब ऐसा ना हो कि आपने क्लोरोफिल तो ज्यादा दे दिया, राइट, लेकिन उसी के साथ आपने CO2 की कंसंट्रेशन कम कर दी, राइट। तो CO2 की कंसंट्रेशन कम कर दी, क्लोरोफिल ज्यादा देने का फायदा हुआ भी क्या? फोटोसिंथेसिस तो फिर भी उसी पॉइंट पे आ गया, राइट। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं यहाँ पर कि देयर मस्ट बी द वन, राइट, कि बाकी के फैक्टर्स को ऑप्टिमम मानते हुए वी हैव टू टेक कि क्लोरोफिल का कंटेंट अगर हाई है तो वी हैव टू हैव हायर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टू बी मेंटेन्ड इन दी सेल, राइट। याद रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से, राइट। तो क्लोरोफिल कंसंट्रेशन ध्यान रखना है। इसी के बेसिस पे ना एनसीईआरटी ने बस एक वैल्यू दे दी, एक नंबर दे दिया है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेटिक नंबर, जिसे हम डिफाइन करते हैं, और ऑल्सो कॉल्ड एज द एसिमिलेशन नंबर। सिर्फ एक स्टेटमेंट वाइज याद रखना है ये कि क्या होता है फोटोसिंथेटिक नंबर और एसिमिलेशन नंबर, राइट। ये बेसिकली है क्या, विच सेज टू बी अमाउंट ऑफ CO2, कितनी अमाउंट ऑफ CO2 एसिमिलेट होती है, एसिमिलेटेड बाय 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल इन एन आवर। अगर 1 घंटे में 1 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंज्यूम हुआ तो कितना CO2 एसिमिलेट होगा, राइट। तो इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप, right, defining a relationship between chlorophyll and photosynthesis, right, chlorophyll and photosynthesis, जहां पर हमने कहा कि ठीक है हमारे पास फोटोसिंथेसिस कराने के लिए जो क्लोरोफिल चाहिए, तो अगर 1 घंटे में 1 ग्राम क्लोरोफिल एसिमिलेट होती है, सॉरी 1 ग्राम क्लोरोफिल एक्साइट होती है, तो उसकी वजह से कितना, राइट, कितने ग्राम में हमारे पास, राइट, CO2 एसिमिलेट होगा। इसको भी हम ग्राम में मेजर करेंगे ताकि हम उसका एक नंबर वैल्यू एक निकाल सकें, राइट। तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि बाकी के फैक्टर्स अगर आपने फेवरेबल रखे हुए हैं क्लोरोफिल बढ़ाने की वजह से, आप क्या कहोगे, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज, राइट। याद रहेगा ये पॉइंट सबको अच्छे से, राइट। दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल कंटेंट। इस वैल्यू को हम नाम देते हैं क्लोरोफिल कंटेंट, राइट। कंप्लीटेड विद दिस पॉइंट, राइट। क्लोरोफिल कंटेंट, फोटोसिंथेटिक नंबर, राइट, या फिर हम इसको ये डिफाइन कर देते हैं कि इट्स बीइंग द वन व्हिच इज शोइंग द, राइट, रिलेशनशिप बिटवीन क्लोरोफिल एंड फोटोसिंथेसिस, राइट। सेकेंड, अब हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट अरेंजमेंट इन मेसोफिल सेल। क्योंकि दिक्कत क्या है, मेसोफिल सेल के अंदर आपने क्लोरोप्लास्ट दिए तो सही, हाई लाइट इंटेंसिटी पे उन्हें कैसे रखना चाहिए, लो लाइट इंटेंसिटी पे उन्हें कैसे रखना चाहिए, राइट, कैसे अरेंजमेंट होनी चाहिए, दैट वी हैव टू सी, वो हमें देखना है बेसिकली। तो अगर मान लो लाइट इंटेंसिटी, ये हमारे पास मेसोफिल सेल है, एंड आई से, एंड दिस इज अ कंडीशन ऑफ हाई लाइट इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, राइट। तो प्लांट कभी भी लाइट के यहां से ऐसे लाइट आ रही है, लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा, तो लाइट के कभी भी डायरेक्टली नहीं रखेगा, नेवर एवर, राइट। तो अपने आप को कैसे कर देगा, वर्टिकल पोजीशन में अलोंग द लेटरल वॉल। तो हमारे पास मेसोफिल सेल कैसे अरेंज हो जाएंगे, लाइक दिस, ये अरेंजमेंट हो जाएगी। तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाई गई हमारे पास कि मेसोफिल सेल्स अरेंज इन, राइट, किसमें, सॉरी मेसोफिल सेल के लिए, सॉरी, क्लोरोप्लास्ट अलाइन इन, या क्लोरोप्लास्ट अरेंज इन, राइट, किस डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन, और कौन सी वॉल के अराउंड, अलोंग लेटरल वॉल, लेटरल वॉल के अलोंग हमारे पास हो गए, ताकि क्या कर सके, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का फोटो ऑक्सीडेशन ना हो पाए। तो क्लोरोफिल के फोटो ऑक्सीडेशन को बचाने के लिए ही ये वर्टिकल पोजीशन में हमारे पास क्लोरोप्लास्ट अरेंज हो गए। याद रहेगा ये पॉइंट सबको, यस गाइस, कंप्लीटेड, राइट। लेकिन अगर मान लो लो लाइट इंटेंसिटी है, तो अब क्या मेसोफिल सेल के अराउंड क्लोरोप्लास्ट को लेटरल वॉल पे होना चाहिए, या फिर जस्ट वो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाए। अगर ये मेसोफिल सेल है और यहाँ मेरे पास लाइट है, लाइट बहुत कम है, तो अगर मैं यहाँ पर कहूँ लाइट बहुत कम है, तो अब कैसे आ जाए क्लोरोप्लास्ट, लाइक दिस,
कैन आई से रेडियल अरेंजमेंट? Yes, ma'am. रेडियस के अराउंड हो गया, तो क्लोरोप्लास्ट अरेंज रेडियली बिलो द वॉल, राइट, दिस इज द बी पोजीशन, राइट। और अगर ऑप्टिमम लाइट है तो ये हो गया हमारे पास लो लाइट इंटेंसिटी, राइट। एंड इफ वी विल से देयर इज एन ऑप्टिमम लाइट, राइट, ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी अवेलेबल है, तो अब क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा? रिमेन स्कैटर्ड, पूरे में स्कैटर्ड रहेगा, जहां जहां उसको मिल सकता है वहां। तो हमने क्या कहा यहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट रिमेन स्कैटर्ड थ्रू आउट द मेसोफिल सेल। समझ आ गया पॉइंट सबको? Understood till here, right? Complete with the arrangement, with the alignment, किस तरीके से हम करते हैं इसका, how they get to align along the wall or along the lateral wall in the vertical position. ठीक है, right? Now the last one is the photosynthetic product accumulation. Now इसका क्या मतलब है? अगर हमने कहा ग्लूकोज बाय CO2 concentration is greater than 1 in the cell, rate of photosynthesis higher or lower? Tell me. Lower. Lower, right? So it will show the reduced rate of photosynthesis. Why? क्यों हम reduced rate पे आ गए? क्योंकि हमने कहा इस पॉइंट पे अगर देखा जाए ग्लूकोज तो जब ऐसे ही ग्लूकोज प्रेजेंट है और CO2 की कंसंट्रेशन पहले से कम है, तो CO2 को फिक्स करना क्यों? राइट, मींस मोर द एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन, जितने भी एंड प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन होगी, एंड प्रोडक्ट एक्यूमुलेशन लोअर विल बी दी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का रेट उतना ही क्या हो जाएगा हमारे पास का। व्हाट डज दिस का? कंप्लीटेड इफेक्ट अच्छे से डन, एंड दिस इज वेयर वी एंड अप द फोटोसिंथेसिस एज वेल। हाँ जी, मैं एक बार थोड़ा स्क्रॉल अप करना। हाँ ठीक से। राइट, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये सब पार्ट इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से करने हैं, राइट? तभी ये सारी रीजनिंग, इनके सारे फैक्टर्स जो पॉइंट्स हैं वो अच्छे से आप कंप्लीट कर पाओगे, राइट? अदरवाइज वही चीज़ आपकी फिर वो डाउट में फिर से रह जाएगी, राइट? और ये चैप्टर जो है बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर रीजनिंग के साथ पढ़ते हो, राइट, स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे तो इट्स नॉट गोइंग टू बी हाईली डिफिकल्ट चैप्टर, right? But it's one of the important chapter with respect to the NEET exam. मैम ब्लैकमैन का मैम जो स्टार्टिंग वाला कर्व था मैम फिर से बता दो मैम। उसमें वो नहीं पता चल रहा, लाइट इंटेंसिटी वो जो मैम सब में सैचुरेटेड एक पॉइंट पे है, ये लाइट इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, मतलब लाइट इंटेंसिटी इज द वन जो आपने 0 से मैक्सिमम तक दे रखा है, और जब आपने उसे 0 से मैक्सिमम तक दे रखा है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके सैचुरेट हो रहा है। मींस लाइट को CO2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, CO2 को टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, एवरीवन इज वर्किंग इंडिपेंडेंटली,
राइट, कि लाइट आप जब बढ़ा रहे हो तो वो एक पॉइंट पे जाके सैचुरेट हुआ, भले ही आपने CO2 200 रखा, 300 रखा, 400 रखा या 500 रखा, लाइट उतने पे ही सैचुरेट होगा। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा जब आप CO2 को बढ़ाओगे, जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे। समझ आया पॉइंट? मैम लाइट इंटेंसिटी का और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मैम एक रिलेशन बता दो। अभी पढ़ा ना लाइट का, कि लाइट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अंटिल सैचुरेबल वैल्यू पे ना पहुंचे। जब सैचुरेबल वैल्यू पे पहुंच गया तब जाके हमारे पास उसके हाई अगर आप जाते हो, बियॉन्ड जाते हो, बहुत ज्यादा बियॉन्ड चले जाते हो, तब फोटो ऑक्सीडेशन की वजह से वो डिक्लाइन कॉज करेगा, अदरवाइज वो नॉर्मल रेट पे आपका चलेगा प्रोसेस। फाइन? यस मैम। यस, एनीथिंग एल्स टू एनीवन? नो मैम। कंप्लीटेड? राइट, तो यहाँ तक का टास्क पूरा कंप्लीट हो गया सबका अच्छे से, राइट? मैम हाँ जी, मोर्फोलॉजी के अंदर जो फैमिली के फीचर्स नहीं दिए हुए चैप्टर के पीछे, हाँ मैम वो पूरे याद ही नहीं हो रहे मैम, सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो फैमिली एक साथ याद नहीं करनी कौन-कौन बच्चे, से मैंने याद पहले भी करने कहा था ना आपको, मेन तो फ्लावर कैरेक्टर्स इसमें याद करो, फीचर्स जैसे वेजिटेटिव कैरेक्टर्स ना करके सिर्फ फ्लावर कैरेक्टर्स याद करो, फ्लोरल कैरेक्टर्स। मैम सिर्फ फ्लावर कैरेक्टर्स। हाँ, मेनली फ्लोरल कैरेक्टर्स, जो फ्लोरल फैमिलीज वाले कैरेक्टर्स है ना, वो Yes, ध्यान ma'am. रखो फैमिलीज के, वो स्पेसिफिक फीचर्स हैं, ओके मैम। ठीक है ना, फिर हो जाएंगे। और प्लस उसी के साथ साथ राइट, जस्ट गो फॉर इट कि किस तरीके से राइट आपको फैमिलीज करनी है, तो दैट इज द वन ओनली वन थिंग कि सिर्फ फैमिलीज को डिवाइड कर दो, एक फैमिली एक बार में, जब दूसरी करोगे तो पहले वाली रिकैप दो, तभी जाके उसको आगे बढ़ाओ, राइट? अदरवाइज एक साथ करने बैठोगे तो बेटा कंफ्यूजन हमेशा रहेगी, एक साथ में कभी भी वो चीज याद होगी ही नहीं, ठीक है? यस मैम। राइट, और कुछ इसके अलावा एनीवन? राइट, तो अब रेस्पिरेशन तो मैं स्टार्ट नहीं कर रही हूँ, विल स्टार्ट इन द कमिंग क्लास ओनली, राइट? सो आई होप एवरीवन रिवाइज टिल हियर, राइट? यहाँ तक अच्छे से रिकैप करना है, अच्छे से रिवाइज करना है पूरा फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन वी आर गोइंग टू बिगिन अप इन द कमिंग क्लास। हाँ जी मैम। हाँ जी बोलो बेटा। मैम मैंने आपको एक टेलीग्राम पे एक डाउट भेजा था, लाइक क्वेश्चन था। भेजो, कहाँ है? RM 11 पे तो नहीं है, send it on. Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.